हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 95। इससे पहले इस कहानी के 94 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। अवनी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सीमा जी पीछे से आकर संध्या से बोलती हैं कि फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। संध्या ने भी हंसकर नील की तरफ देखा और फिर बोलती है कि नज़र तो आपकी बेटी को कब की लग चुकी है और ऐसी लगी है कि अब शायद वो नज़र कभी उतरेगी भी नहीं। इतना कहकर संध्या भी अब सीधा अंदर की तरफ चली गई और फिर पीछे पीछे सीमा जी भी चली गई। इतना आप सभी देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, आवाज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। उन दोनों के जाते ही नील ने भी मुस्कुराकर अवनी की तरफ देखा और बोला कि तो बीवी, क्या इरादे हैं आपके? आंखों से ही खाने का इरादा है क्या? तो अवनी बोलती है कि तुम्हारी ये सब हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, समझे तुम? मैं मानने वाली नहीं हूँ। नील बोलता है कि तुम्हें किसने कह दिया है कि मैं तुम्हें मनाने वाला हूँ? मैं तो अपने भाइयों के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर रहा था। तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं तुम्हें ही मनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ? कोई अपनी बीवी को मनाने के लिए थोड़ी ना ऐसे नाचता है बीच रोड पर। अवनी भी नील को गुस्से से घूर रही थी, फिर वो पलट कर सीधा अंदर की तरफ चली गई तो नील भी पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। पार्टी में सभी लोग मौजूद थे। नव्या भी तीनों ही भाइयों के पास बैठी थी, जबकि अवनी अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद सीमा जी भी उठकर एक औरत के पास जाकर बात करने लगती हैं। तो पार्टी में अभी किसी की सगाई हो रही थी, इसीलिए सबकी नज़र अभी स्टेज की तरफ ही टिकी हुई थी। लेकिन नील की नज़रें तो अभी अवनी की तरफ ही थी और शुभ की नज़रें तो नव्या की तरफ घूर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी ऐसे ही लगता था कि जैसे भैंस की बच्ची कोई और नहीं, नव्या ही है जो अभी निहाल के साथ मजाक कर रही है। शुभ ने टेबल पर रखा हुआ निहाल का फ़ोन उठाया और फिर नव्या का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नव्या का फ़ोन अभी बजा नहीं था, जबकि वही टेबल पर ही रखा हुआ था। एक बार फिर से शुभ का प्लान फेल हो गया था और उसका दिमाग फिर से खराब हो चुका था। तो वहीं नील ने देखा कि अवनी के पास अभी एकांश आकर बैठ गया है, तो नील की आंखों में एकदम से खून उतर आया था। तो वो भी टेबल से उठा और फिर सीधा अवनी के पास जाकर बैठ गया। उसने भी एवियांश की बाजू को गुस्से से पकड़ा और फिर उसे अवनी के पास से उठाकर गुस्से में ही धीमे स्वर से बोला कि अवनी मेरी पत्नी है और मैं किसी पराये मर्द को अपनी पत्नी के साथ नहीं देख सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एकांश ने भी नील को आंखों में देखकर गुस्से से कहा कि अवनी इस शादी को नहीं मानती है, समझे तुम? नील बोलता है कि मैं तुझे यहाँ पर पीटना नहीं चाहता हूँ। अवनी माने ना माने, पर तब तक तू अवनी से ऐसे ही दूरी बनाकर रखेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। जब तक मेरा और अवनी का तलाक नहीं होता है तब तक तू उसके करीब भी नहीं जाएगा। ये सबके सामने तेरे दांत तोड़ दूंगा यहाँ पर ही, इसीलिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से चला जा। एकांश भी गुस्से में नील की तरफ ही देख रहा था, तो अवनी को लगा कि शायद बात अब आगे बढ़ जाएगी, तो उसने भी एकांश के सीने पर अपना हाथ रखकर रोकते हुए कहा कि तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। एकांश ने भी अवनी की तरफ देखा और फिर चुपचाप से गुस्से से वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नील ने भी मुस्कुराकर अवनी की तरफ देखा और बोला कि क्या बात है, कितने प्यार से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जाने के लिए कह दिया तुमने। इतनी दोगली तो तुम पहले भी नहीं थी, कैसे हो गई? तुम्हें तो सच में दिखाई भी नहीं देता है कि एकांश तुम्हें चीट कर रहा है, वो तुम्हें पागल बना रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी के लिए वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ झूठा नाटक कर रहा है। वो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहता है, सच में दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? अवनी ने दांत पीसते हुए कहा कि नील जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। नील बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला। इतना कहकर उसने भी वहीं पर बैठने के लिए अपनी कुर्सी खींच ली जहां पहले अवनी और एकांश बैठे हुए थे। नील बोलता है कि मेरे बैठने से तो तुम्हें प्रॉब्लम है और उसके बैठने से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अवनी को नील की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने भी अब अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर चुपचाप से जाकर चेयर पर बैठ गई। नील ने भी उसके कान में धीरे से कहा, ऐसे चुपचाप बैठी हुई अच्छी नहीं लगती हो तुम। बेशक से लड़ती रहो, लेकिन प्लीज चुप मत बैठो मेरे सामने। उधर दूसरी तरफ एकांश गुस्से में पार्किंग एरिया में आ गया था। उसे इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और खासकर नील के ऊपर। उसने भी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें से बियर की बोतल रखी हुई थी।
एक्यांश ने भी एक बियर की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर वह उसे पीने लगता है। तभी उसके कानों में एक लड़की की चीख सुनाई देती है, दूर हो मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे, मैं चिल्ला दूंगी, जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो तुम। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है, पार्किंग में कोई भी नहीं है, क्यों रहूं मैं तुमसे दूर, नहीं रहूंगा, कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए। एक्यांश ने 10-12 कदम आगे बढ़कर देखा तो उसकी आंखें तो एकदम से फटी की फटी रह गईं। प्रिया दीवार से सटी होकर खड़ी हुई थी और एक 40 से 45 साल का आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एक्यांश को भी एकदम से गुस्सा आ गया और उसने भी उस आदमी की बाजू पकड़ी और फिर खींचकर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जोर से मार दिया। वो आदमी भी जाकर सीधा जमीन पर गिर पड़ता है और एक्यांश ने फिर से उसे उठाया और फिर से एक मुक्का उसके मुंह पर चढ़ दिया। इस बार भी वो आदमी जाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन खुद को संभालते हुए वो वहां से जल्दी से भागता हुआ बोलता है कि तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा मैं तुझे, देखता हूँ कब तक बचती है तू, कब तक तुझे कोई बचाएगा मुझसे। उस आदमी के जाते ही एक्यांश ने काफी ज्यादा गुस्से से प्रिया की तरफ घूर कर देखा, लेकिन प्रिया ने भी एक्यांश की तरफ देखना पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपना बैग उठाया और फ़ोन उठाया और चुपचाप से वहां से जाने लगी। पर उससे पहले कि एक्यांश ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा दिया और फिर गुस्से से चिल्लाकर बोला कि क्या कर रही थी तुम यहाँ पर। प्रिया बोलती है कि सर, इंटरव्यू के लिए आई थी। एक्यांश ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि यहाँ पर कौन सा इंटरव्यू हो रहा है, और अगर इंटरव्यू हो रहा था तो तुम चिल्ला क्यों रही थी। होने देती इंटरव्यू। प्रिया ने भी नम आंखों से थोड़ा सा गुस्से में घूर कर एक्यांश को देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि गलती हो गई है मुझसे, अब की बार गलती नहीं करूंगी बिल्कुल भी। इतना कहकर वो वहां से चुपचाप से चली गई। उसके जाते ही एक्यांश ने गुस्से में गाड़ी पर एक जोरदार मुक्का मारा तो वहीं पार्टी में निहाल और शुभ खाना खा रहे थे। निहाल बोलता है कि यार ये नव्या पट जाएगी ना तो फिर मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगा। नव्या से शादी हो जाएगी तो हमें ओबरॉय हाउस जाकर गार्डन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा, हमारा तो अच्छे से स्वागत होगा वहाँ पर। शुभ बोलता है कि हाँ हाँ वो तो है ही भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नव्या मानेगी, सोच ले तू, भैंस की बच्ची भी अच्छी लड़की लगती है। निहाल बोलता है कि नहीं यार, मैं भैंस की बच्ची को जानता थोड़ी ना हूँ, लेकिन हाँ नव्या को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। नव्या थोड़ी दूर खड़ी होकर उनकी बातों को सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। जब जब निहाल उसकी तारीफ करता था उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। उसके कानों में निहाल की आवाज़ पड़ती है, अरे यार ये भी तो यही सोच रही होगी, मिस्टर ओबरॉय की 2 ही तो बेटियां हैं, अपनी भाभी को नील भाई ने पटा लिया है और छोटी वाली को मैं पटा लूँगा, फिर ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ अपने आप ही हमारे हाथ में एकदम से आ जाएगी, कितने माला माल हो जाएंगे हम दोनों, हम और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। सोच जरा कितना दहेज मिलेगा मुझे जब मैं नव्या से शादी करूँगा। नव्या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मिस्टर ओबरॉय मुझे दुनिया भर का दहेज दे देंगे और फिर बाद में उनकी ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ में आराम से संभाल लूँगा। ये सोचकर खुशी होती है मुझे कि नव्या को पटाकर कितना अमीर बन जाऊँगा मैं। शुभ ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि सच में तू नव्या से सिर्फ इसीलिए ही शादी करना चाहता है क्या, क्योंकि वो बड़े खानदान की छोटी बेटी है। निहाल भी आइसक्रीम खाता हुआ बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ और क्या, वरना भैंस की बच्ची से भी तो शादी कर सकता हूँ मैं, लेकिन यार नव्या अमीर है ना, उसी से ही शादी करूँगा। यह सुनकर तो नव्या के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था और उसके दिमाग में ये बात एकदम से बैठ गई थी, निहाल सिर्फ इसीलिए ही उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो ओबरॉयज खानदान की छोटी बेटी है। लेकिन असलियत तो ये थी कि नव्या तो उस खानदान की सगी बेटी थी ही नहीं, उसे तो सुरेश जी ने गोद लिया था। नव्या की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। उसे महसूस होने लगा था कि जिस दिन निहाल को पता चलेगा कि वो सगी बेटी नहीं है ओबरॉयज की, तो उसी दिन वो उसे छोड़ देगा और इसीलिए उसने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो निहाल से हमेशा के लिए दूरी बना लेगी। नव्या ने भी जैसे तैसे अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट सीमा जी के हाथ में देते हुए बहुत ही धीरी आवाज़ में कहा कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का, आप खाना खा लीजिए। सीमा जी ने भी थोड़ा सा फिक्र करते हुए पूछा कि क्यों बेटा, क्या हुआ है। तो नव्या ने हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मन नहीं है, बस मुझे एक मेल आया था, मैं चेक करके आती हूँ, आप खाना खाइए। इतना कहकर नव्या वहाँ से चली गई और फिर सीधा वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है।
तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र, किट्टू और नरेन तीनों ही फ्लाइट में बैठ चुके थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि नरेन अपनी बेटी के साथ बैठा था और रुद्र किट्टू से थोड़ा सा दूर पर बैठा था। पहली सीट पर किट्टू बैठी थी, उसके बाद नरेन और फिर रुद्र बैठा था। रुद्र को ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसने एक बार किट्टू की तरफ आंख दिखाई तो किट्टू को भी कुछ समझ नहीं आया और उसने भी अपनी नज़रें नीचे झुका ली और फिर अपने पापा की बाजू पकड़कर आराम से अपना सिर नरेन की बाजू पर रखकर लेट जाती है। नरेन ने भी अपनी बेटी के बालों में बहुत ही प्यार से हाथ फेर दिया, तो वहीं रुद्र ने भी अपनी कमर सीट पर टिकाई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। मन ही मन बोलता है कि अभी तो ससुर जी मेरी बीवी की ज़िंदगी में आए भी नहीं है सही से, और अभी से ही मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई है। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है ना ससुर जी को ढूंढकर। कुछ देर तक तो रुद्र ऐसे ही बेचैन होकर बैठा रहता है और फिर उसने बहुत ही प्यार से किट्टू की तरफ देखा और बोला कि किट्टू, तुम्हें क्या नींद आ रही है? तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने भी उसे आंखों से ही समझाया और फिर बोला कि पापा जी आप इधर बैठ जाइए, क्योंकि किट्टू को मेरी बाजू पर सिर रखकर सोने की आदत है ना किट्टू? नरेन ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा, सच कह रहा हूँ मैं, पूछ लीजिए आप अपनी बेटी से। नरेन ने किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने भी धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर नरेन बोलता है कि किट्टू बेटा, नींद आ रही है, लेकिन तुम तो सोकर आई थी ना, तो फिर इतनी जल्दी नींद क्यों आ रही है तुम्हें? रुद्र भी अपने ससुर जी की ये बात सुनकर एकदम से अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा और फिर किट्टू मासूम से चेहरा बनाकर रुद्र को देखने लगी। तो रुद्र ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उसके मन में ये डर बैठ गया था कि अब किट्टू सिर्फ उसकी नहीं रही है, किट्टू का प्यार अब नरेन और सौम्या में भी बट जाएगा। खासकर नरेन के लिए उसका प्यार अब बाहर आने लगा था, क्योंकि किट्टू अपने पापा से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आखिरकार उसने अपने पापा का 18 साल तक इंतज़ार जो किया था। उधर दूसरी तरफ रुद्र ने भी अपने गुस्से में अपनी कमर चेयर से टिकाई और फिर अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। वहीं किट्टू ने भी अपने पापा की बाजू पर अपना सिर रखकर उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर थोड़ी देर के बाद फ्लाइट वहां से लैंड हो गई थी। रुद्र, किट्टू और नरेन तीनों ही एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे। तभी उनके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। रुद्र ने देखा तो वो गाड़ी प्रताप हाउस से नहीं आई थी। तभी नरेन ने कहा कि रुद्र, ये गाड़ी मैंने मंगवाई है, चलो बैठो अब जल्दी से, मेरे राजस्थान वाले घर चलते हैं। रुद्र ने हैरानी से नरेन की तरफ देखा और बोला कि नहीं पापा, मैं आपके साथ आपके घर पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर पर जाऊंगा। मेरे माँ पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? नरेन बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ लिया और बोला कि चलो हम अपने घर चलते हैं और वहीं से तुम्हारी माँ से मिलने के लिए जाएंगे उनके पास। ये सुनकर तो किट्टू एकदम से घबरा गई थी और फिर उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और फिर उसे देखकर पाया कि वो गुस्से में सिर्फ उसे ही घूर रहा है। अगले ही पल उसने भी अब किट्टू की बाजू पकड़कर अपने पास खींचा और फिर नरेन की आंखों में देखकर बोलता है कि देखिए पापा जी, आप अपनी पत्नी के पास जाइए और मुझे मेरी पत्नी के पास रहने दीजिए। मेरा इंतज़ार खाली मेरी माँ ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली कर रही होगी और मेरे साथ साथ मेरी पत्नी, मेरी किट्टू का भी इंतज़ार मेरी पूरी फैमिली कर रही होगी। और अगर मैं उनसे ये कह दूंगा कि किट्टू उसके पापा के पास चली गई है, उसके पापा उसे ले गए हैं, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही मेरी फैमिली को। नरेन हंसकर बोलता है कि रुद्र, किट्टू तुम्हारी ही पत्नी है और तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन वो मेरी बेटी भी है। मुझे भी अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर उन्होंने भी किट्टू का हाथ पकड़ लिया और बोले कि तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती हो क्या? अपने पति के साथ जाना चाहती हो? देखो, जो तुम चाहती हो ना वैसा ही होगा। अब बताओ किट्टू, तुम्हारे मन में क्या है? किट्टू ने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अगर वो गलती से भी अपने पापा के साथ जाने की बात कर देती तो शायद रुद्र का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता। किट्टू बहुत ही अच्छे से जानती थी कि रुद्र का गुस्सा कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। उसने भी अपने पापा की तरफ देखा और फिर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुक जाती है। उसमें से संजय बाहर निकलते हैं तो संजय को देखकर तीनों ही थोड़ा सा हैरान हो गए थे। संजय भी उन लोगों के पास आया और सबसे पहले नरेन से हाथ मिलाया। किट्टू ने भी झुककर संजय के पैर को छू लिया और फिर संजय ने भी उसे बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा खुश रहो
और मेरे बेटे को भी खुश रखो। यकीन नहीं होता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पापा को भी ढूंढ निकाला। सच में आज तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है रुद्र पर। किट्टू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वो असली मुस्कुराहट नहीं थी। उसके मन में ये डर बैठ गया था कि अब पता नहीं उसके पापा और उसके पति के बीच में कौन सा पानीपत का युद्ध होने वाला है। गलत नरेन भी नहीं था अपनी जगह पर और उसका पति भी नहीं। उसे भी अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए था। और रुद्र, वो तो कभी भी खुद को गलत मानता ही नहीं था। उसके लिए तो वो हर जगह सही ही होता था, चाहे गुस्सा हो या फिर चाहे प्यार हो। कुछ देर तक तो संजय और नरेन दोनों ही मुस्कुराते हुए आपस में बातें करते रहते हैं। और फिर आखिरकार नरेन ने कहा कि मिस्टर प्रताप, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चला जाऊं। तो संजय ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि भला ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हमें बुरा क्यों लगेगा? आपकी बेटी है, आपके साथ रहने का उसका पूरा हक है, आपको ले जाने का भी पूरा हक है। आप अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाइए और जब भी मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा। ये सुनकर तो रुद्र की आंखों में एकदम से गुस्सा आ गया और वो एकदम से भड़क उठा। बस वही जानता था कि वो अपने गुस्से को कितनी मुश्किल से इतनी देर से कंट्रोल कर रहा है। उसने भी किट्टू की तरफ फिर से घूर कर देखा तो किट्टू ने भी अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी और फिर रुद्र की आंखें एकदम से झेलना उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी। वैसे भी जब जब रुद्र गुस्सा करता था तो किट्टू को वो पल एकदम से याद आ जाता था, जब उसने ऑफिस में पठान को मार मार कर घसीट घसीट कर पुलिस के हवाले किया था। संजय ने थोड़ी सी कुछ बातें की और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा कि बेटा अब घर चलें। लेकिन रुद्र तो अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं संजय ये बात को समझ भी गया था, मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात से कर रहा है। उसने भी अब रुद्र की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ा तो नरेन की तरफ एक मीठी सी मुस्कुराहट पास करी और फिर रुद्र को ले जाकर गाड़ी तक बैठा दिया। उसने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर से गाड़ी में बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट करके वो दोनों ही वहां से निकल गए थे। संजय भी ड्राइव कर रहा था और रुद्र जो चुपचाप से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बैठा हुआ था, जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार संजय ने भी एक साइड में गाड़ी रोकी और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि रुद्र, क्या हुआ है तुझे? तू इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है? तो रुद्र ने भी हल्की सी गर्दन हिलाई और बोला कि कुछ भी नहीं। आपको किसने कहा था एयरपोर्ट पर आने के लिए? मैं बच्चा हूँ क्या जो खुद से घर नहीं आ सकता था? क्या ज़रूरत थी आपको एयरपोर्ट पे आने की? संजय ने भी समझाते हुए कहा कि अरे, तुम्हारी बीवी से बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि तुम तीनों ही घर आ रहे हो। मुझे लगा कि नरेन वापस आ रहे हैं तो फिर घर से कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना उसका स्वागत करने के लिए, इसीलिए मैं चला आया तुम दोनों को ले जाने के लिए। तुम्हारे वो तो छोटे से बिगड़ैल भाई भी आ रहे थे, मगर मैंने उन दोनों को ही मना कर दिया। आप नरेन के सामने उन बंदरों को भेजता तो शायद रेपुटेशन खराब हो जाती ना, इसीलिए मैं खुद ही आ गया था उन्हें लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ है तुझे? रुद्र बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं कुछ, क्योंकि मिस्टर नरेन नहीं चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी की ज़िंदगी में रहूं। वो उसे दूर लेकर चले जाएंगे, मुझसे तलाक करवा देंगे, वो मेरा और केटू का। आप तो जानते ही हैं ना मिस्टर नरेन हमसे कितना ज़्यादा पैसों में दुगने हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी मेरे साथ में रहे, कभी भी नहीं। और इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर चले गए हैं, मुझे हमेशा के लिए उससे दूर करके। संजय रुद्र की तरफ ही देख रहा था और उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? एकदम से पागल। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हो ना। और फिर कौन सा वो हमेशा के लिए अपनी किट्टू को लेकर चले गए हैं तुमसे दूर करके? अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी होंगी उन्हें, सौम्या से मिलवाना होगा उन्हें, और फिर तुम होगी इतनी सी बात को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रुद्र थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि आप नहीं समझते हैं पापा, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं वो मुझसे हमेशा। और संजय ने कहा कि अच्छा, कौन सा उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया है तुमसे उन्होंने? कौन सा न्यूटन का थ्योरी पूछ लिया है तुमसे जो तुमसे जवाब नहीं दिया गया उन्हें? कौन सा ऐसा सवाल था जो तुम नहीं बता पाए? रुद्र बोलता है कि पूछ रहे थे कि मेरी और किट्टू की शादी कैसे हो गई। मैं इतना अमीर होकर किट्टू जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करने लगा? मैंने भी बोल दिया कि मुझे पसंद आ गई आपकी बेटी, इसीलिए ही मैंने किट्टू से शादी कर ली। फिर भी पूछ रहे थे कि किट्टू को हायर किसने किया था, बाल की
खाल निकाल रहे थे ससुर जी। आपको नहीं पता है पापा, आप नहीं समझ रहे हैं उनकी बातों को। हो ना हो ये शायद मेरा और किट्टू का डाइवोर्स ही करवा देंगे, इसीलिए ये सारे सवाल पूछ रहे थे। संजय ने बेपरवाह होकर कहा कि अरे करवा देंगे तो करवा दे, तुझे कौन सा किट्टू पसंद है। इतना कहकर उसने भी गियर पर अपना हाथ लगाया ही था कि तभी हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और फिर 90 डिग्री में अपनी गर्दन घुमाकर एकदम से नील की स्टाइल में रुद्र को हैरानी से देखकर बोलता है कि तुझे किट्टू से प्यार हो गया है क्या? तुझे किट्टू को खोने का डर लगने लगा है? तू नहीं चाहता है कि वो तुझे से दूर जाए? तुझे लगता है कि नरेन हमसे ज़्यादा अमीर है तो वो किट्टू को तुझसे हमेशा के लिए दूर करवा देंगे और फिर तेरा तलाक भी करवा देंगे? रुद्र कुछ भी नहीं बोलता है, सीधा बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे इस वक्त इस बात का जवाब देने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था और कहीं ना कहीं उसे शर्म भी आ रही थी। तो संजय भी हंसकर बोलता है कि देखो रुद्र, तुमने कहा था ना कि जब तुझे प्यार होगा तो तू सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। अब बताओ ना, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ऐसा ही है, क्या वो सच है या फिर नहीं? रुद्र ने भी चेहरा घुमाकर संजय की तरफ देखा और फिर इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे, ना गुस्सा, ना खुशी, ना शर्म, ना अच्छी फीलिंग्स। उसके चेहरे पर अगर कुछ भी दिख रहा था तो बस किट्टू के लिए प्यार। और फिर संजय ने भी वो प्यार देख लिया था। वो बोलता है कि एक बार अपने मुंह से भी कह देना। रुद्र ने भी गर्दन झुकाकर धीरे से कहा कि हाँ, हो गया है उस खरगोश से प्यार, लेकिन सुन तो लिया है ना आपने, अब तो ससुर जी उसके पास भी नहीं रहने देंगे हमें। इतना कहकर संजय की तरफ देखकर फिर से बोलता है कि अगर किट्टू ने उन्हें बता दिया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा डांटता हूँ, उसे परेशान करता हूँ, तो फिर तो पक्का ससुर जी मुझे उससे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी रुद्र की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले लगाकर कहा कि बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नरेन बहुत ज़्यादा समझदार है और किट्टू तो नरेन से भी ज़्यादा समझदार है। वैसे भी वो अपने पापा को कुछ भी नहीं बताएगी, तुम बस उसके मन में अपने लिए प्यार पैदा करो। एक बार वो तुमसे प्यार करने लगी तो तुम्हारी तरह दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर संजय ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी और रुद्र भी धीरे से बोलता है कि पापा, वो मुझे प्यार करती है। तो संजय ने एक नज़र रुद्र की तरफ हैरानी से देखा और फिर सामने देखकर गियर चेंज किया और बोला कि अच्छा, उसने ये बात खुद बोली है तुम्हें? रुद्र बोलता है कि नहीं, खुद तो कभी भी नहीं बोली है। तो संजय ने कह दिया तो फिर तुमने महसूस कर लिया क्या? रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि समझ लीजिए कि मैंने महसूस कर लिया। संजय ने पूछा और कैसे महसूस किया? उसकी आंखों में देखकर, उसकी आंखों में तो सिर्फ डर दिखाई देता है, प्यार नहीं समझा तू? रुद्र बोलता है कि पापा प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? मेरे और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, मैं और वो करीब भी आ चुके हैं। और ये सुनकर तो संजय के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम हनीमून मनाकर आ रहे हो? रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर खिड़की के बाहर देखते हुए बोलता है कि अब मेरे और उसके बीच में सब चीज़ ठीक हो गई है, सारी दूरी खत्म हो गई, तो फिर वो मुझे प्यार करती ही होगी ना, तभी तो दूरी खत्म हुई है। तो संजय बोलता है कि ये किसने कहा है कि अगर पति पत्नी के बीच में दूरी खत्म हो जाए तो उन्हें प्यार हो जाता है? यह सुनकर तो रुद्र ने भी हार मानते हुए संजय की तरफ देखा और फिर संजय भी हंसकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चे। रुद्र बोलता है कि लेकिन पापा, मुझे रोका भी तो नहीं उसने, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो मुझे रोक लेती। संजय बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं जो तुम्हें हर बात खोल खोल कर समझाऊंगा। जितना समझा सकता हूँ उतना समझा देता हूँ। एक बात अच्छे से समझ लो तुम, दूरी खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो तुमसे प्यार करती है, और जिस दिन वो तुमसे प्यार करेगी उस दिन तुम्हें खुद ही महसूस हो जाएगा, समझे रुद्र? और उस दिन वो एक बार नहीं कई बार तुमसे झगड़ा भी करेगी, तुम पर हक जताएगी, तुमसे डरना भी छोड़ देगी। बस समझ लो, जिस दिन केटू ने तुमसे डरना छोड़ दिया उसी दिन वो तुम्हें पूरी तरह से मान चुकी होगी अपना। ये सुनकर तो रुद्र भी आंखें फाड़कर संजय की तरफ देख रहा था। ये तो उसके सिलेबस से पूरा बाहर का कोर्स था, इसे वो कैसे करता? रुद्र बोलता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है पापा, ये सब भी होता है क्या प्यार में? संजय ने भी ड्राइव करते हुए हंसकर कहा कि बेटा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखना प्यार में क्या क्या होता है। लेकिन इतना समझ लो तुम, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तुमसे डरती है, डरती। जिस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा उसी दिन प्यार की शुरुआत हो जाएगी। वो तुम्हें डेडिकेट करेगी, लेकिन प्यार नहीं करती है। तुम्हें किट्टू का दिल जीतना है, समझे तुम? रुद्र को पहले ही नरेन ने बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करवा दिया था और अब तो उसकी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसके लिए किट्टू का दिल जीतना अब एक टास्क जैसा हो गया था।
तो वहीं दूसरी तरफ नरेन और किट्टू दोनों ही गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। किट्टू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और नरेन भी अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। तभी नरेन ने कहा कि एक बात पूछूं बेटा। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नरेन ने कहा कि रुद्र कैसा लड़का है। किट्टू ने नरेन की तरफ देखा तो नरेन ने भी मुस्कुराकर पूछा, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था ना जो तुम्हें इसका जवाब नहीं पता है। बताओ मुझे, क्या रुद्राक्ष अच्छा लड़का है? क्या वो तुम्हें प्यार करता है? तो किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नरेन ने भी किट्टू के गाल पर अपना हाथ रखकर कहा कि बेटा, मानता हूँ कि मैं तुम्हें 18 साल बाद देख रहा हूँ। ये भी मान लेता हूँ कि तुम्हारी परवरिश मैंने नहीं की है। ये भी मान लेता हूँ कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा दुख भरे दिन गुजारने पड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई नहीं देख सकता हूँ। ये सुनते ही किट्टू ने भी अपनी नज़रें नीचे झुका ली और फिर नरेन ने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाकर बोलता है कि अगर वो तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतना ज़्यादा डर क्यों है? किट्टू बताओ बेटा, तुम मुझसे इतना ज़्यादा डरती क्यों हो? क्या वो तुम पर गुस्सा करता है, तुम पर चिल्लाता है, तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है? तुम मुझे बताओ। अपने पापा को नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? वो जो भी कहता है, जो भी करता है, वो तुम मान लेती हो? 2 दिनों में मैंने अच्छे से महसूस किया है। रुद्र जो बोलता है तुम बस वही बोलती हो, वही करती हो। कोई भी बात है जो बताओ मुझे बेटा। तुम्हारा बाप बहुत ही ज़्यादा अमीर है। रुद्र जैसे लड़के को अच्छे से सबक सिखा सकता है। किसी भी प्रेशर में आकर रिश्ते को निभाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें तुम्हारी कोई कदर ना हो। किट्टू भी नरेन की तरफ नहीं देख रही थी और वो बोलती है कि नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आप तो जानते ही हैं ना, रुद्र सर बहुत ज़्यादा अमीर है और मैंने तो बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। अभी हमारी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 महीना हुआ है। नई नई शादी है ना पापा, बस इसीलिए ही थोड़ी सी घबराहट होती है, वरना सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। नरेन बोलता है कि तो तुम उसे सर क्यों कहती हो? किट्टू की बोलती तो एक बार में ही बंद हो गई थी। उसने धीरे से कहा कि पापा, जब मैं उनकी कंपनी में काम करती थी ना, तभी से मैं उन्हें सर कहती हूँ, इसीलिए अभी भी सर ही बोलती हूँ। नरेन बहुत कुछ पूछना चाहता था किट्टू से, लेकिन फिलहाल के लिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा था। मगर उसे रुद्र और किट्टू के रिश्ते पर थोड़ा सा शक जरूर हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ शिखा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और उसका पूरा ध्यान अभी अपनी किताबों में ही था। तभी उसने हल्का सा महसूस किया कि उसके पास उसकी एक बुक नहीं है। शिखा भी उठी और फिर बुक शेल्फ की तरफ चली गई। उसने जैसे ही बुक उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे अपनी बाजू पर किसी का हाथ महसूस हुआ। शिखा को उसे समझ पाती उससे पहले ही शोभित ने उसकी बाजू पकड़कर उसे लाइब्रेरी के एक शेल्फ के पीछे खींच लिया और फिर शिखा की आंखें तो एकदम से फटी की फटी रह गई। वो आंखें फाड़े शोभित की तरफ देख रही थी। उसने हल्का से पीछे देखा जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे थे। शिखा बोलती है कि शोभित, ये तुम क्या कर रहे हो? शोभित ने शिखा के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि क्या कर रहे हो मतलब? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? तुम तो सारा दिन बस किताबों में ही लगी रहती हो। अरे कभी कभी इस गरीब के बारे में भी सोच लिया करो। शिखा बोलती है कि अगर इस गरीब के बारे में सोच लिया ना तो फिर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एक बार IAS ऑफिसर बन जाऊँ ना, उसके बाद हम बस इसी गरीबी के बारे में ही सोचेंगे। शोभित बोलता है कि बाद में नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। शिखा बहुत ही हैरानी से शोभित की तरफ देख रही थी। शोभित ने कहा, आज शाम को मूवी देखने चलते हैं। शिखा ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। समझो तुम, अगर मैं थोड़ी भी ढील दे दूंगी ना तो एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी। शोभित बोलता है कि वो सब कुछ मुझे नहीं पता है। मैंने आज रात के लिए 2 टिकट बुक कर ली हैं और अब तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी। शिखा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो शोभित ने भी उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा कि तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 3 घंटे ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूंगा और तुम्हारे 3 घंटे वेस्ट भी कर दूंगा। मत जाओ मूवी देखने। आखिरकार शिखा ने भी हार मानते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, अब छोड़ो, पढ़ना है मुझे, पढ़ने दो। शोभित ने भी शिखा को छोड़ दिया और फिर शिखा भी वहां से चली गई और उसके जाते ही शोभित के चेहरे पर एक डेवल स्माइल आ गई थी। उधर नरेन भी गाड़ी से रुद्र के फार्म हाउस के बाहर आकर रोकता है जहां पर सौम्या एक नर्स के साथ रहती थी। नरेन के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वो सौम्या को इस हालत में कैसे देखेगा और ये भी नहीं पता था कि सौम्या उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। उसने भी एक नज़र किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू भी अब आंखों में आंसू एकदम से आ गए थे। किट्टू बोलती है कि चलिए न पापा, क्या सोच रहे हैं आप? माँ 18 साल से आपका इंतजार कर रही है। नरेन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई थी
और जैसे तैसे खुद को संभाला और गाड़ी से नीचे उतर गया। तो वहीं सौम्या जो कि कमरे में बैठी थी, उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और फिर नर्स बोलती है कि आप कहाँ जा रही हैं, रुक जाइए प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, कहीं भी मत जाइए। लेकिन सौम्या भी नहीं रुकती है। आज तो जैसे उसका दिल ये कह रहा था कि उसका नरेन उससे मिलने के लिए आ रहा है। सौम्या भी कमरे से बाहर निकलकर सीधा नर्स उसके पीछे पीछे भागती है। तो सौम्या भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हॉल में आ गई थी और उसने आसपास अपनी नज़रें घुमाकर देखा और धीरे से बोली कि नरेन आप आ गए। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और तभी नर्स आकर बोलती है कि मैम ऊपर चलिए, आपको इंजेक्शन लगाना है। सौम्या ने नर्स की तरफ देखकर कहा कि तुम जानती हो नरेन आ गए हैं, तुमने नरेन को देखा है? नर्स ने आसपास अपनी नज़रें घुमाई और बोली कि कोई नहीं आया है मैम, प्लीज़ आप ऊपर चलिए। अगर आपकी दवाई में थोड़ी सी भी देरी हुई तो रुद्र सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सौम्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोली कि नहीं, नरेन आ गए हैं, नरेन आ गए हैं, मैं सच कहती हूँ। नर्स ने सौम्या की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए बोलती है कि प्लीज़ आप चलिए चलिए यहाँ से। लेकिन सौम्या ने भी नर्स का हाथ झटक दिया और फिर बाहर की तरफ चल दी। जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पर पहुंचती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। सामने नरेन खड़ा हुआ था, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही लग रहा था जैसे 20 साल पहले था। ऐसा लगता था जैसे नरेन पर तो उम्र का असर ही नहीं हुआ हो और शायद इसीलिए ही आज रवीना कपूर जैसी मशहूर हीरोइन नरेन से शादी करने की इच्छा जता रही थी। सौम्या कुछ देर तक तो नरेन को ही देखती रहती है और उसकी आंखों में एकदम से पानी आ गया था और नरेन भी अपने आंसुओं को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे वो पल एकदम से याद आ गया था जब वो सौम्या के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था और फिर एक रात ऐसा तूफान आया था कि दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। नरेन तो फिर भी अमीर हो गया था, राजस्थान छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन सौम्या, वो तो अपनी बेटी को लेकर दर दर ऐसे ही भटकती रही। सौम्या कुछ बोलती नहीं और नरेन जो उसकी हालत को देख रहा था, कितनी बुरी हालत हो गई थी सौम्या की। वो सौम्या जो हमेशा एकदम से बन ठन कर रहती थी, आज इस हालत में पहुंच गई थी। तो वहीं किट्टू थोड़ी सी दूरी पर खड़ी होकर अपने माँ बाप को देख रही थी। वो भी अपने आंसुओं को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी और इसी दिन का तो किट्टू कितने सालों से इंतजार कर रही थी। इसी दिन के लिए तो उसने रुद्र जैसे एरोगेंट इंसान से शादी भी कर ली थी। इसी दिन के लिए तो वो रुद्र की हर बात को मानती थी और आज फाइनली वो दिन किट्टू की जिंदगी में आ ही गया था। सौम्या ने भी कांपते हुए हाथों से नरेन के गालों को छुआ और फिर बहुत ही धीरे से बोलती है कि नरेन आप आ गए। नरेन ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अगले ही पल सौम्या बेहोश हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा नरेन और सौम्या की